नमस्ते, राधे राधे सभी को, राधे राधे बेटा। बिल्कुल आगे बढ़े, क्लास को बेटा आप लोग लाइक करें, शेयर करें पसंद आए तो, और जो नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे, लिंक लगा रखा है मैंने। देखिए हमारे पास भारत शासन अधिनियम, पहले एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें, ये जो भारत था वो भारत हमारा दो प्रकार का था। इस बात को पूरी तरीके समझे आप लोग। ये भारत हमारा दो प्रकार का था। एक भारत वो था जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत कहते थे, और एक भारत वो था जिसे हम लोग देशी भारत कहते थे। दो प्रकार का भारत था, ब्रिटिश भारत और देशी भारत। जहां ब्रिटिश भारत पर गवर्नर जनरल और गवर्नर का शासन होता था, शासन करते थे। यहां पे जो शासन करते थे उसे हम लोग गवर्नर कहते थे और गवर्नर जनरल होते थे, यानी अंग्रेजों का शासन था यहां पे। अगर हम लोग इधर बात करें यहां देशी भारत, यहां पे जो शासन था वो राजा एवं नवाबों का था, राजा और नवाबों का। यहां जो कानून चलता था वो कानून नवाबों का चलता था। ये ध्यान रखें आप लोग, यहां कानून राजा बनाते थे और राज्य का कानून चला करता था। वो अलग बात है कि अंग्रेज लोग यहां पे हस्तक्षेप करते थे। हमारे पास यहां पे जो कानून बनते थे इस भारत के लिए, वो भारत के लिए कानून बनाने का काम अंग्रेज लोग करते थे, अंग्रेज लोग करते थे। आपको मालूम होगा एक फैक्ट, आप लोगों को बहुत अच्छा अचंभित होंगे आप उस फैक्ट को जान के। 1858 के अधिनियम में हम लोग पढ़ते हैं, और वो हो सकता है आप लोगों की जानकारी में है कि नहीं है, कि यहां पे हम लोग सब कह देते हैं सर गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया। देखिए क्लियर समझ लें आप लोग, अभी एक ही व्यक्ति है, उसे गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल को ही 1858 के एक्ट में वाइसराय कहा गया था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। गवर्नर जनरल और वाइसराय यहां पे एक ही व्यक्ति है। तब ये गवर्नर जनरल जो काम करता था, तब ये काम ब्रिटिश भारत के लिए करता था, तो ये ही व्यक्ति क्या कहलाता, गवर्नर जनरल। और तब यही व्यक्ति जब देशी भारत के लिए काम करता था तो ये क्या कहलाता था, वाइसराय कहलाता था। यानी व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन इसको एक पदनाम दूसरा दे दिया गया और गवर्नर जनरल को वाइसराय भी नाम दिया गया था। तब ये देशी भारत के लिए काम करता तो यही व्यक्ति वाइसराय कहलाते थे, और जब ये ब्रिटिश भारत के लिए काम करते थे तो यही व्यक्ति गवर्नर जनरल कहलाते हैं। दोनों अलग अलग पद नहीं, दोनों दोनों एक ही पद है। नमस्ते बेटा। अब ये जो एक्ट बने, जो कानून बने हैं, ये विशेषकर इस भारत के लिए बने, ब्रिटिश भारत के लिए बने, और उन्हीं में से आप लोगों का एक 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम बहुत जबरदस्त अधिनियम होता है, आपके सिलेबस में भी होता है, और यहां से आप लोगों के सवाल बनते ही बनते हैं। अब इन जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, इसे एक दूसरा नाम और दे देते हैं हम दे देते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी ये जो मोंटेगू है ये कौन है, ये भारत सचिव है। आप लोग कहेंगे सर आखिरकार ये भारत सचिव था कौन, भारत सचिव का पद था कौन, मैं बता दूं आप लोगों को। जब 1858 का जो एक्ट बना था, 1858 का एक्ट, उसमें ये भारत सचिव का पद को सृजित किया गया। एक तरीके से ये भारत मंत्री भी इसे कहते थे। तो भारत सचिव ये चेम्सफोर्ड ये गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के अधीन काम करने का काम कौन करता था, भारत सचिव करता था। सबसे बड़ा जो पद था, सबसे बड़ा पद है। सर आपका नाम क्या है? मेरे हिसाब से शर्मा जी अगर नाम की बजाय मुझे काम की और मेरे कर्म से पहचानेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरी पहचान मेरे काम से है, नाम से नहीं है। और वो काम मैं किस भली बात ही करता हूं और कितने क्वेश्चंस मेरे मैटर से आते हैं, शायद आप 1 घंटे बाद इस बात का अनुमान लगा लेंगे। चलिए आगे हम लोग, मेरी पहचान मेरे काम से है, नाम से नहीं है दोस्त। आगे देखिए कि आप लोगों के यहां पे ये भारत सचिव है, इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, आप माफी चाहूंगा, भारत सचिव है। तो भारत सचिव और चेम्सफोर्ड दोनों गवर्नर जनरल दोनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए इस अधिनियम को हम लोग मोंटेगू चेम्सफोर्ड भी अधिनियम कहते हैं। यह अधिनियम 2-3 बातों को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। पहले बता दूं कि पहली बार अगर अंग्रेजों के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई, पहली बार सीधा पूछेगा आप लोगों से, उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई तो वो 1919 के अधिनियम में की गई। और 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था, और वो प्रावधान ये था कि 10 साल बाद इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग आएगा, है ना। चलिए हम लोग बेटा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा बेटा, 94 688 40 तो मिल जाएगा। तो वो जो 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान और कर दिया गया कि एक तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, एक प्रांतों में द्विविध शासन व्यवस्था अपनाएंगे,
और यही एक प्रावधान किया गया कि कमी रह गई होगी तो 10 साल बाद एक जांच आयोग आएगा, और वो 10 साल बाद जो जांच आयोग आएगा वो इसकी जांच करेगा और फिर भारत के लिए एक नया अधिनियम और बना देंगे। यानी 1919 में यह एक्ट आएगा और 10 साल बाद यानी 1929-30 में एक जांच आयोग आना चाहिए, लेकिन वो जांच आयोग समय से पहले आया। नवंबर 1927 में उसका गठन हो गया और उस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे। आप कहेंगे सर आप 1927 कह रहे हो? हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, 1928 नहीं कह रहा, मैं 1927 कह रहा हूं। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो चुका था और उसके बाद दिसंबर 1927 में ही कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होना था। उस मद्रास अधिवेशन में ऑब्जेक्शन किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम सर साइमन था, इसलिए इसे साइमन कमीशन आयोग कहा गया। और फिर यह आयोग यहां पे फरवरी 1928 में पहुंचेगा। आयोग का हमने विरोध किया कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन वापिस जाइए। वापिस नहीं गया क्योंकि ये एक ही भारतीय इसमें नहीं थे और इसी प्रयास में लाला लाजपत राय हमारे शहीद हुए थे। इस साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट पे इंग्लैंड में चर्चा होनी थी और यह तय किया गया कि पहले उसमें एक ही भारतीय नहीं था, अब कम से कम भारतीयों को शामिल करना चाहिए। और इस रिपोर्ट पे चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। आज अचंभित होंगे आप लोग मान के कि सर गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित हुए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ही गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। और ये गोलमेज सम्मेलन हुए, इन पे चर्चा के बाद जो रिपोर्ट निकल के आई उसे श्वेत पत्र कहा गया। और वो श्वेत पत्र पर एक लिथगो कमेटी गठन किया गया और उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे 1935 में अगस्त का महीना था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया, क्या कहा? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया उसको, और वही फिर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। वही आपके भारत शासन अधिनियम 1935 बना। क्या मेरी बात को समझ गया बेहतर तरीके से? वही अधिनियम में 1919 की बात करने जा रहा हूं। देखिए हमारे पास 1919 का अधिनियम की पहला जो फैक्ट है वो है कि इस अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई। उत्तरदायी मतलब एक तरीके से जिम्मेदारीपूर्ण शासक। चले हम लोग, मैं कट ऑफ बताना नहीं आया, मैं इंडिया पॉलिटी पढ़ाना आया हूं। आपका मन करे तो पढ़ लीजिए, है ना। कट ऑफ की बात करेंगे तब अपन लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्रावधान की बात करें हम लोग यहां पे, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास उत्तरदायी शासन की स्थापना। 2026 सुन लीजिए सभी विद्यार्थी, 2026 के बाद में 2026 जो हमारा टारगेट है, यहां आंखों से केवल सिलेक्शन बरसेगा। जिस भाई बहन को मेरे साथ जुड़ना हो वो जुड़ जाइए, और जिस मेरे भाई को बहन को नहीं जुड़ना है मेरे साथ, डांटो डर लगता है, मेरी आंखों डर लगता है, वो छोड़ के चली जाना, फायदा में रहेंगे। क्योंकि यहां सिलेक्शन की आग है और सिलेक्शन की आग ही मेरे ध्यान रखने आप लोग आंखों से बरसेगी। और अभी भी आप नहीं सुधरेंगे। जब आपका फर्स्ट लेवल का पेपर आया था रीट का, और फर्स्ट लेवल रीट में हम लोगों ने वही 85-90% का स्कोर दिया, जबकि पूरा राजस्थान कह रहा है कि पेपर कहां से आया, और फिर भी आप लोग भटक रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग फिर वो हो। आप पढ़ने आइए, पढ़िए आप आराम से। आगे चले बेटा, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो बात की गई वो ध्यान रखें आप लोग, तो वो यहां की गई, पहला पॉइंट से ध्यान रखें आप लोग। और एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में कि केंद्र राज्यों के मध्य कार्यों को बंटवारा कर दिया, और केंद्र और राज्यों के कार्यों को बंटवारा करके, यानी ये प्रांत करेगा ये राज्य करेगा, और प्रांत के जो विषय हैं उन्हें दो भागों में बांट दिया। एक विषय होते हैं आरक्षित विषय, जिन पर गवर्नर काम करेगा, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और एक होते हैं स्थानांतरित विषय। क्या है? स्थानांतरित विषय। तो स्थानांतरित विषय अलग हो गए हमारे पास में, और आरक्षित विषय अलग हो गए। यानी प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? हमारा द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में। यो भी इस अधिनियम के द्वारा ये ध्यान रखे शुरू हुई। यही एक बात समझ लीजिए आप लोग कि ये जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था है, इसे प्रांत में लागू किया गया। लेकिन अगर 1935 का आप लोग द्वैध शासन व्यवस्था, अगर इसे 1935 के अधिनियम से जोड़ लेंगे यहीं, तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा दो काम होंगे। इसे प्रांतों से समाप्त किया जाएगा। कहां से? प्रांतों से समाप्त किया जाएगा। प्रांतों से समाप्त किया जाएगा, और ध्यान रखें इसे कहां लागू किया जाएगा? केंद्र में लागू किया जाएगा। तो तीन सवाल आप लोगों को यहां से बनेंगे कि विषयों को दो भागों में बांटना। ठीक है, ठीक है। आगे चले अपन लोग।
तो आप लोगों के प्रांतों के जो विषय हैं उन विषयों को दो भागों में बांटना, एक हमारे पास आरक्षित विषय और एक हमारे पास स्थानांतरित विषय है। इन्हें दो भागों में बांट दिया गया तो इसे कहते हैं द्विविध शासन व्यवस्था। और द्विविध शासन व्यवस्था है, इसे जो प्रांतों में लागू किया गया वो कब लागू किया गया? 1919 में अधिनियम में, लेकिन इसे 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से हटाकर कहां लागू कर दिया? केंद्र में। आपकी तरफ से दो तीन सवाल बहुत बेहतर होने चाहिए कि यहां पे ये द्विविध शासन व्यवस्था है, इस द्विविध शासन व्यवस्था के जनक कौन है ना? ये ध्यान रखिए आप लोग, इसके जनक कौन है? तो आप लोग कहेंगे सर इसके जनक है लियोनास कार्टिस। लियोनिस कार्टिस इसके जन्मदाता है और इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है डायरकी। डायरकी में सर्वप्रथम इस द्विविध शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। आप लोग का एक तरफ से सवाल आएगा कि 1900 बेटा और है टीचर है लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है टीचर, और भी चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। लेकिन जहां लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है विद्यार्थियों को, फिर कलम मेरी उठती है उसमें, तो लियोनार्ड कार्टिस ने डायरकी नामक पुस्तक में, अब ये प्रांतों में ये क्या हो गई? असफल में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि प्रांतों में द्विविध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्विविध शासन व्यवस्था क्या हो गई? असफल हो गई। तो उसकी असफलता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई कि आप इसकी जांच कीजिए। और ध्यान रखें वो आयोग कौन आएगा? अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन इनके नेतृत्व में इसकी जांच कराई गई कि प्रांतों में क्यों असफल, प्रांतों में असफल हुई। तो 1935 के अधिनियम में इसे ध्यान रखें प्रांतों समाप्त करके कहां लागू किया गया? केंद्र में लागू किया गया। बेटा अभी अपन ने एनालिसिस नहीं किया है ना, अभी अपन ने एनालिसिस नहीं किया है, और इतनी कम पोस्टों में एनालिसिस करना भी थोड़ा खतरा है। अभी वक्त दीजिए, अभी थोड़ा सा आप लोग, अभी आइडिया नहीं लगा पा रहे अपन लोग, है ना। और अपन देखोगा 4th ग्रेड में जिस प्रकार से अपन लोगों ने आइडिया लगाया था वो आइडिया अपना फेल हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी आइडिया नहीं जाना चाहिए उस पर, क्योंकि आजकल विद्यार्थी अपने साइलेंट मोड में पढ़ रहा है, साइलेंट मोड में पढ़ रहा है वो। बहुत से विद्यार्थियों को अपन नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं इस कट ऑफ पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। अभी सुनिए आप लोग, हमारे जो विषय हैं उन विषयों को हमने दो भागों में बांट दिया। एक विषय आरक्षित विषय और एक हो गया स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय का मतलब हो गया गवर्नर है वो खुद कानून बनाएगा और वो किसी के प्रति क्या है? उत्तरदायी नहीं है, उसे कहते हैं हम लोग आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषय की बात करें, जो कानून बनाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दे दिया, उसे कहते हैं स्थानांतरित विषय। आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इन्होंने इंपोर्टेंट विषय अपने पास रख लिए और बाकी के जो मान लो उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो विषय किसको दे दिए? वो दे दिए जनप्रतिनिधियों को बनाने के लिए। एक सवाल वो पूछेगा आप लोगों से कि ये जो द्विविध शासन व्यवस्था है लागू कब हुई? अब यहां आप लोग 1919 मत कर देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। लागू कब हुई? तो आप लोग कहेंगे सर 1 अप्रैल 1921 को लागू हुई, 1919 मत कर देना। और कौन कौन से प्रांतों में लागू हुई? ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में कि कौन कौन से प्रांतों में ये द्विविध शासन व्यवस्था है ये लागू हुई, है ना। समझ गए आप लोग? बेटा कट ऑफ पे टिप्पणी करना गलत है। मेरा मानना है कि कट ऑफ का क्या क्या आजकल विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाता है अपन लोग, है ना। ये ध्यान रखें, नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कट ऑफ पर कोई बात कर रहा है इस समय तो वो सटीक आंकड़ा नहीं है। और तो कट ऑफ पे क्योंकि वैकेंसीज कम है, आप लोगों के कैसे आइडिया लगा लेंगे अपन लोग, बताइए। आजकल विद्यार्थी साइलेंट मोड पे है, वहां तक अपन नहीं पहुंच रहे, वो चुपचाप शांति से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। हम कट ऑफ का आइडिया कैसे लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। आगे चलिए, अब यहां पे कहां कहां लागू की गई ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बंगाल, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी इन प्रांतों में लागू की गई। और द्विविध शासन प्रणाली को दो भागों में बांट दिया। द्विविध शासन प्रणाली है, इनके जन्मदाता लियोनार्ड कार्टिस हैं और इनकी पुस्तक डायरकी में इसका उल्लेख किया गया। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1919 के अधिनियम में द्विविध शासन व्यवस्था को प्रांतों में लागू किया है, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से हटाकर इसे केंद्र में लागू किया। इसका मतलब प्रांतों में क्या हो गई? ये क्या हुई? असफल हुई। तो प्रांतों में इसके असफल होने के ये ध्यान रखें जांच के लिए कौन सी कमेटी गठन किया? तो आप लोग कहेंगे सर ये द्विविध शासन प्रणाली की असफलता की जांच के लिए अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया और आखिरकार इसे 1935 के अधिनियम में प्रांतों से हटाकर कहां लागू कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया। ये बात समझ गए आप लोग?
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। देखो मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मैंने आपसे हमेशा एक बात कहता आया हूं कि भर्ती एजेंसी का कोई पता नहीं है कि वो किस प्रकार का पेपर बना दे। हमेशा से कहता आया हूं मैं। लेवल 1 का आपने पेपर देखा, खतरनाक पेपर पूछा, उसके बाद आप देखेंगे पेपर आप लोगों के और पेपर आए, पेपर मीडियम था, लेकिन वहां पे आपको मालूम है कि वहां पे कि आप लोगों के कथन कारण वाले क्वेश्चन दिए गए, वहां पे मिलान करो सम्मिलित वाले क्वेश्चन दिए गए। अटेंड नहीं कर पा रहे हम लोग। और हम लोग कहां थे? हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस उसको निकालने में लगे हुए थे हम लोग, और अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस में हम लोग जी रहे थे। लेकिन वहां पे जब पेपर आया तब पता लगा कि हमने जो मैराथन लगाई है, हमने जो एमसीक्यू सीरीज लगाई है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप इस बात को सोचिए खुद। इसलिए मैं फिर हमेशा एक बात कहता था आप लोगों से कि आपको टीचर की आवश्यकता नहीं, एक कोच की आवश्यकता है, और आप अनुभव के साथ जाइए। लेकिन आप मेरी बात को मानते नहीं थे, और आपके सामने निकल के सामने आया, संभाल लीजिए उसको। चलिए चलिए आगे आगे चलते हैं। और जो विद्यार्थी अब पेपर देके लग गया है, वो जिसे पेपर दिया, ठीक है, आगे और वैकेंसी आएंगी, फिर वैकेंसी आ रही है, लग जाइए आप लोग। तो द्वितीय शासन व्यवस्था होगी, आरक्षित विषय हो गए, अस्तरांत विषय। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास में कौन से विषय थे जो गवर्नर के पास थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन से विषय हैं जो विषय आरक्षित विषय थे, और कौन से विषय हैं जो आप लोगों के ये ध्यान रखें आप लोग, अस्तरांतरित विषय थे। यानी विषयों को दो भागों में बांटना। कहां? प्रांतों। प्रांत के विषयों को दो भागों में बांटना ही द्वितीय शासन व्यवस्था कहलाती थी। एक आरक्षित विषय यानी गवर्नर ने अपने पास रखे, खुद कानून बना था, किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं थी। जबकि स्थानांतरित विषय, जो ध्यान रखें आप लोग, भारतीय मंत्रियों की सलाह से करते थे, और वो कहीं न कहीं कहते व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी थे। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विषय है जो आरक्षित थे। आप ध्यान रखना, इंपोर्टेंट विषय है। क्या कहा मैंने? इंपोर्टेंट विषय है। नंबर 1, अगर हम लोग बात करें, देखो हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हमें क्या चाहिए? पुलिस चाहिए और राजस्व चाहिए। न्याय, वित्त, पुलिस और राजस्व। न्याय, भाई हमें न्याय, देखो पैसा चाहिए, वित्त, हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए, और हमें क्या चाहिए? देखो हमें न्याय चाहिए, पुलिस चाहिए, पुलिस है, न्याय चाहिए, वित्त चाहिए और राजस्व। चार बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों विषय कौन से में थे? ये ध्यान रखिए, सुरक्षित विषय में थे। बाकी के जो विषय थे, जैसे आप लोगों के शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन, ये आरक्षित, ध्यान रखें, स्थानांतरित विषय में रखा गया। दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, कौन सा विषय कहां रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आ जाइए आप लोग यहां पे कि हमारे पास में कुल मिला के प्रांतीय विषय थे वो 51 विषय थे, और 51 विषयों को हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया बेटा? दो भागों में बांट लिया, है ना। दो भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया। ये देखिए आप लोग, द्वितीय शासन व्यवस्था, यहां पे आप लोगों के दो विषयों में बांट दिया। यहां पे प्राचीन विषय, और यहां बात करें हम लोग आरक्षित विषय, हमारे पास 29, और हमारे पास स्थानांतरित विषय है वो 22 है। आप कहेंगे गवर्नर प्रांतीय विधान परिषद के प्रति अनुत्तरदायी, और गवर्नर प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। बात को समझिए, हमारे पास विषय है, नमस्ते भाई नमस्ते, द्वितीय शासन व्यवस्था है। यहां पे हमारे जो प्रांतीय प्राचीन प्रांतीय विषय कुल मिला के हमारे 51 थे। वो प्रांतीय विषयों को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। एक जो विषय थे हमारे, उन्हें हमने आरक्षित विषयों में रख दिया। कितने आ गए? 29 आ गए। और स्थानांतरित विषय कितने रखे? 22 रखे। इन पे जो गवर्नर कानून बनाता है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जैसे आज हमारी मंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, इस्तीफा मांग सकती है, वहां पे बहुमत साबित कर। लेकिन यहां देखिए आप लोग कि आरक्षित विषय है, इन पे गवर्नर प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, जबकि वो विषय है उनपे गवर्नर प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। अब इसमें आप लोगों को कौन कौन से विषय ध्यान रखना है, जरा ध्यान रखना। इसमें मोस्ट विषय आप 29 ध्यान मत रखिए, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 वित्त, नंबर 3 न्याय, और नंबर 4 राजस्व। नंबर 4 राजस्व। ये जो विषय हैं चारों के चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं। ये ध्यान रखें किसके पास थे? ये गवर्नर के पास थे। तो ये हमारा ध्यान रखें आप लोग। प्रांतों में क्या है हमारे पास में? द्वितीय शासन व्यवस्था। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग। समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं बेटा। अब आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो द्वितीय शासन व्यवस्था को नहीं समझ पाया है, द्वितीय शासन व्यवस्था को नहीं समझ पाया है। चलें आगे अपन लोग कंटिन्यू करें क्लास को। देखो मैडम, आपसे मैं समझा दूसरा मैडम आपको अच्छी तरीके से। पता नहीं आप कौन है क्या है, मुझे इस बात का कोई मालूम नहीं है, और
लेकिन यहां आप इस तरीके से आप आके तब आते हो, तब हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हो। मैंने तब भी देखा है आपको, तब भी देखो, और आप कहते हो गुरुजी मेरे डांट लगा देते हो। अब आके फिर आप शुरू हो गए, सब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन आपके कमेंट अलग है, लिखकर फिर आप डिलीट करते हैं। मुझे इस प्रकार का विद्यार्थी ना पसंद है और ना मैं उनसे कोई उम्मीद रखता हूं। या तो आप अपना इस तरीके का जो रवैया है उसे चेंज कर लें, और हो सकता है कि आपकी नजर में हम गलत हैं तो फिर हमें छोड़ के चली जाए। मुझे इस प्रकार का विद्यार्थी ना कभी पसंद आया है और ना कभी मेरे को पसंद आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% हो सकता है मैं गलत हूं, तब मैं गलत हूं तो मेरे पास छोड़ के चले जाना चाहिए। ये कान खोल के अच्छी तरीके से लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, नोट करके आप पढ़ लें। हमेशा आते हो आप लोग, डिस्टर्ब करते हो, ज्ञान बांटते हो, और यहां जिस उद्देश्य से लेके चलते हैं उससे आप भटकाने की कोशिश करते हो विद्यार्थी को और मुझे भी। तो प्लीज या तो आप अपने सुधार कर ले रवैये में, और यदि आप सही हैं मैं गलत हूं तो आप मेरे को छोड़ के जा सकते हैं। लास्ट वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं। चलिए आगे बात करें। यहां तो जान निकल रही है विद्यार्थियों को सिलेक्शन देने में, और यहां फिर आप लोग कमेंट लिख के आप डिलीट करने, मजा आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि हमारे पास में जो 1909 का अधिनियम था, बहुत अच्छी तरह समझना आप लोग इसको, यही सवाल फंसाता है, यही जगह वो आप लोगों को पिछले जो एग्जाम्स हुए इसमें यही आप लोगों को सवाल आके जबरदस्त फंसाएगा। ध्यान सुनिए आप लोग। 1909 का अधिनियम, ये देखिए आप लोग, 1909 के अधिनियम में ये कहा गया कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था है, इस पॉइंट को समझिए आप लोग, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था है उसकी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत यहां से हुई 1909 के अधिनियम से। और ये ध्यान रखें सर्वप्रथम इसे यहां अपनाया गया, वो किसके खिलाफ अपनाया गया, ध्यान रखें आप लोग, मुस्लिमों के खिलाफ। किनके? मुस्लिमों के लिए, यानी मुसलमानों के लिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। आप लोग कहेंगे सर ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है क्या? ये एक अपने आप में गंभीर विषय है। आज क्या सर रिजर्वेशन है, जिस प्रकार से रिजर्वेशन कैटेगरी है, ठीक है, हाँ, कि रिजर्वेशन जो कैटेगरी, बेटा देखो आप फिर सुन लो, 3-4 दिन के बाद मैंने क्लास शुरू की है, कि इतना बड़ा राजस्थान में चल रहा है और सिलेक्शन के लिए विद्यार्थी लड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप बदल जाना चाहिए। आप लोगों को भी, टीचर बदले ना बदले, आप बदल जाइए। आप बिना टीचर के सिलेक्शन निकाल सकते हो, और यदि आपकी एक्टिविटी और सब वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, तो फिर आप सिलेक्शन की उम्मीद भूल जाइए, भूल जाइए आप लोग। ये अच्छी तरीके से बात को समझ लें आप लोग, भूल जाइए फिर आप लोग। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या चीज है? आज का रिजर्वेशन नहीं है बेटा, ये अलग चीज था। बहुत ध्यान सुनना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब था उस समय कि जो हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के केवल एक डिसाइड करना कि ये एसटी की सीट है, ये एससी की सीट है, लेकिन हम मतदान जाके सब करते हैं। वहां से जो इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट है जो क्या करेगा, वो उस कैटेगरी का होगा जहां रिजर्वेशन सीट है, लेकिन मतदान हम सभी करते हैं। यहां ऐसा नहीं था, यहां अलग था बेटा। यहां यह था कि वहां मतदान करने का अधिकार भी मुसलमानों को ही था, और नहीं कर सकते थे, यह अलग चीज है। यानी मतदान कौन करे? केवल मुसलमान करेगा, यानी एक वर्ग विशेष करेगा। इसे कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की यहां शुरुआत हुई, लेकिन किन के लिए रखी गई? तो आप लोग कहेंगे सर यहां पे केवल केवल मुसलमानों के लिए रखी गई। फिर आप लोग कहेंगे इसका विस्तार किया गया। हाँ यस, आप लोग ध्यान रखना, 1919 के अधिनियम में इसको विस्तार किया गया। यानी अब इन्हें सिखों के लिए, भारतीय ईसाई के लिए, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय भी लागू कर दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों पर ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था कब लागू की गई? आप फटाक से आंसर देंगे 1919, जबकि मुसलमानों पर 1909। आगे बात करते हैं कि यहां प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत तो हुई, लेकिन उसका आधार बनाया गया। आम नागरिक जाके मतदान नहीं करेगा वहां पे, वहां कह दिया जिनके पास में कुछ संपत्ति है और वो क्या दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, यानी संपत्ति और कर को आधार बना दिया कि वही क्या करेंगे, मतदान करेंगे। और एक सहायता के लिए भारत सचिव, अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। भारत सचिव का जो पद था वो 1858 का जो एक्ट था उसके तहत बनाया गया था, और उसकी सहायता के लिए यहां पे एक हाई कमिश्नर की भी क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई। अब भारत सचिव का वेतन, ध्यान रखना दो बातें, भारत सचिव
ये जो भारत सचिव है, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो 1858 का अधिनियम, 1858 का एक्ट। तो 1858 का जो एक्ट था बेटा, 1858 का एक्ट था, उसमें ये पद बनाया गया, यानी भारत सचिव का पद यहां आया, प्लस में इसका जो वेतन है वो वेतन भारतीय राजस्व से देना तय हुआ, भारतीय राजस्व से देना तय हुआ। दो बातें क्लियर कि भारत सचिव का जो पद है, एक तरीके से भारत मंत्री का पद, वो भारत सचिव भारत मंत्री का जो पद है वो हमारे पास आया कब? भारत सचिव, हाँ, भारत सचिव भारत मंत्री का पद आया कब? तो हम लोग कह देंगे सर ये पद ये हमारे पास आया, ये 1858 के एक्ट में आया। जब 1858 के एक्ट में आया तो ध्यान रखिए इसका जो वेतन है वो वेतन कहां से देने लगा? भारतीय राजस्व से। लेकिन 1919 के एक्ट में ध्यान रखना आप लोग, 1919 के एक्ट के द्वारा इसको वेतन कहां से मिलेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, कहां से मिलेगा? ब्रिटिश राजस्व से। क्या बात समझ गए? तीन बातें मैंने बताई आप लोगों को। भारत सचिव का पद है वो कब सर्जित किया गया? 1858 में। उसको जो वेतन दिया जाता था वो वेतन कहां से दिया गया? तो वेतन दिया जाता था आप लोगों के ब्रिटिश मतलब भारतीय आप लोगों के राजस्व से। लेकिन 1919 के एक्ट में इसका प्रावधान भारतीय राजस्व से हटा के इनका वेतन जो मिलेगा वो ब्रिटिश राजस्व से मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग। देखो आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बताता हूं आप लोगों को। हमारे पास तीन शब्द हैं, एक है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। एक हमारे पास संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग। और एक हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ये तीन शब्द आएंगे आप लोगों के, ध्यान रखें आप लोग। एक हमारे पास केंद्रीय लोक सेवा आयोग है ना, एक हमारे पास में संघीय लोक सेवा आयोग है बेटा, और एक हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग है। तीनों फर्क समझ लीजिए। यहां केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यहां पे चाहे हम लोग बात करें 1919 के एक्ट में यह आएगा, एक्ट 1919 का है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये 1935 का एक्ट है, ये 1935 का एक्ट है, और ध्यान रखें ये हमारा वर्तमान नाम है। आप कहेंगे सर क्या इनमें फर्क है? हाँ बिल्कुल फर्क है, इनमें बिल्कुल फर्क है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यहां पे केंद्र शब्द आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे चाहे केंद्रीय सेवा हो प्लस में राज्य हो तो उनके लिए एक ही आयोग है, ये ध्यान रखें, उनके लिए एक आयोग है, अलग अलग नहीं रखा गया। लेकिन यहां पे संघीय लोक सेवा आयोग में दो आयोग बनेंगे, एक संघीय लोक सेवा आयोग और एक ध्यान रखें आप लोग राज्य लोक सेवा आयोग। यहां पे अलग अलग है, संघ के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, लेकिन यहां पे क्या किया आप लोगों ने? यहां पे एक है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया वो 1919 के एक्ट में था, और संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया वो 1935 के एक्ट में था, और वर्तमान में हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग है। तीनों में आप लोग ध्यान रखेंगे, तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के शब्दों को। आज आप लोगों को ये शब्द अगर समझ में आ गए तो आप समझ लेना कि बेहतर तरीके से आप लोग पॉलिटी राजस्थान के साथ जा सकते हैं। आप लोग बातों को समझिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग, अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग में आप लोगों को दो तीन बातें ध्यान रखनी है। देखो क्या हुआ था, हमारे पास में एक कमेटी गठन किया गया, और वो कमेटी हमारे पास में 1923 में कमेटी बनी, और 1923 में जो कमेटी बनी उस कमेटी को हमने ली कमेटी नाम दिया गया। क्या दिया गया? ली कमेटी 1923 में बनी, और इसी की सिफारिश पर 1926 में, इसी की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। कब हुई? 1926 में। अब बातों को समझना आप लोग, तीन चार बातें इंपॉर्टेंट हो गई यहां पे कि सर 1919 के एक्ट में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, इसके लिए 1923 में ली कमेटी का गठन किया गया, और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। अब आपसे पूछेगा कि 1926 में कौन सा एक्ट अस्तित्व में आया, कौन सा आयोग अस्तित्व में आया? अब आप केंद्रीय लोक सेवा आयोग दे देगा, संघीय लोक सेवा आयोग दे देगा, संघ लोक सेवा आयोग दे देगा। विद्यार्थी यहां कंफ्यूज होगा कि सर वो क्या था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग था या संघीय लोक सेवा आयोग था या संघ लोक सेवा आयोग था? तीनों में से कोई क्या था? तो आपको याद आएगा कि सर केंद्रीय लोक सेवा आयोग था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग केंद्रीय नाम क्यों था? क्योंकि सर ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए भर्ती करता था। इसका संघीय नाम क्यों रखा? क्योंकि सर संघ के और राज्यों के लिए अलग अलग यहां पे आयोगों की स्थापना हुई। चले अपन लोग, अरे वाह क्या बात है, जय हिंद। चले अपन लोग, क्लियर? तो यहां पे 1923 में लोक सेवा आयोग में सुधार करने हेतु एक ली कमेटी गठन किया गया, और ली कमेटी की सिफारिश पर भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर रोस बारकर साहब है।
यहां अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करें, फटाक से बताइए, मुझे मैसेज करें अगर किसी विद्यार्थी को यहां दिक्कत हो। 3 शब्द पढ़ा है मैंने आप लोगों को, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग पढ़ा है बेटा मैंने आप लोगों को, एक मैंने आप लोगों को आप लोगों के संघीय लोक सेवा आयोग, और एक आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग बना है। यही 1921 में एक प्रावधान और किया गया, 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में अभी क्या क्या हुआ है, एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं आप लोगों को, किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो। 1919 के अधिनियम में क्या क्या हुआ है, फिर यहां तक रिपीट कर लेता हूं एक बार। देखिए, नंबर 1 कि यहां बात की गई उत्तरदायी शासन की स्थापना की, उत्तरदायी शासन की स्थापना की पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरी बात की गई प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, केंद्र नहीं बेटा, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। ये प्रांतों में द्विवेद है, आपने सर केंद्र के लिए कुछ नहीं किया, किया है, केंद्र के लिए कुछ किया है, यहीं जोड़ दीजिए, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। फिर केंद्रों में क्या किया है, किया है हम लोग कहेंगे सर केंद्रों में, केंद्र में द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल, द्विसदनात्मक विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कि गुरुदेव यहां पे आप लोगों के यहां पे केंद्रीय क्या लिखूं मैं, संघीय लिखूं क्या, संघीय नहीं लिखना है गुरुदेव, आप लोगों को क्या लिखना है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। आप सवाल केंद्रीय लोक सेवा आयोग क्यों कहा गया, आप कहेंगे सर यहां कोई राज्य के लिए नहीं, संपूर्ण केंद्र के लिए बात की गई है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और यहां पे आप लोगों के 5वां वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के वो है बेटा नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल की स्थापना, नरेंद्र मंडल की स्थापना, नरेंद्र मंडल की स्थापना जो कि 1921 में हुई। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये नरेंद्र की जगह अगर नरेश डालता तो ठीक रहता है। ये आप लोगों के देशी रियासत है, उनकी समस्याओं के लिए मैंने पहले ही कहा कि 2 प्रकार का भारत था, एक भारत हमारा ब्रिटिश भारत था, दूसरा भारत हमारा देशी भारत था। तो देशी भारत क्या कहा मैंने, एक भारत हमारा ब्रिटिश भारत था, दूसरा भारत हमारा देशी भारत था। तो ब्रिटिश भारत के लिए, किसके लिए बेटा, ब्रिटिश भारत के लिए, तो वो देशी रियासतों की समस्याओं को कौन उठाएगा, तो देशी रियासतों की समस्याओं को उठाने के लिए ध्यान रखें, तो वहां पे एक नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में। और आपको याद होगा कि नरेंद्र मंडल जो नाम दिया गया, ये नाम दिया, ये अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा दिया गया। किसके बेटा, अलवर के महाराजा, अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा, अलवर के महाराजा जयसिंह के द्वारा, अलवर के महाराजा जयसिंह के द्वारा दिया गया था। और इसके प्रथम जो चांसलर बने गंगा सिंह, बिल्कुल बेटा, प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे आप लोगों का मुकेश, ये गंगा सिंह थे प्रथम चांसलर, प्रथम चांसलर, प्रथम चांसलर, प्रथम चांसलर। तो प्रथम चांसलर थे, उनका नाम महाराजा गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह। क्या बात समझ गए। तो नरेंद्र मंडल की जो स्थापना का प्रावधान था वो भी यहीं से था। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। अब बातें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से कि उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल पढ़ा नहीं है अभी हम लोगों ने, केंद्रीय लोक सेवा आयोग और नरेंद्र मंडल। अब कहिए एग्जामिनर से क्या पूछेगा, पूछ लीजिए। आपके सामने रखा, क्यों कॉन्सेप्ट है आप लोगों के, तथ्य नहीं है, यहां पे तथ्य नहीं है, कॉन्सेप्ट है। हाँ रोम नोट बेटा वो हम राजस्थान स्ट्रीम पढ़ते हैं। बताइए किसी को दिक्कत हो, चलें आगे, बातें समझ में आ गई आप लोगों के। अब आते आगे और क्या प्रावधान किया, देखिए इतना पढ़ लेते हैं। अभी हमारे पास 3 पॉइंट और बचा रखे हैं मैंने, समझ में आ गया ना, क्लियर है। मैं बेटा देखो डांटने का मेरा एक उद्देश्य है, मैं नहीं चाहता कि हमारा ध्यान भटके। हमारा सब्सक्राइब बढ़ाना, लाइव संख्या लाना, लाइक लेना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य राजस्थान में परिवर्तन लाना है। मेरा उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को हौसला देना है। और देख लीजिए आप रेट लेवल 1 का आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, मैंने अभी पीडीएफ बनाकर डाल दी है। प्रत्येक किताब के साथ अटैचमेंट में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये हमारे किताब में से पॉइंट को अंडरलाइन किया क्वेश्चन साथ में। पूरा राजस्थान ये कह रहा है कि रेट लेवल 1 का पेपर कहां से आया, कह रहा नहीं कह रहा, आप ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, कह रहे हैं ना। 90% प्रूफ के साथ बताओ मैंने दिया नहीं दिया आप लोगों को, दिया है ना। सितंबर 2025 में जब पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, फिर यही हुआ कि सर पॉलिटी कहां से आई है, आई है ना। कागनी का कि सर ये क्वेश्चन कहां से है, उसका प्रमाण आज ही मैंने आप लोगों को डाला है, ढाला है ना, ढाला है ना।
क्यों? क्योंकि मैं एकाग्र होकर उस पर काम कर रहा हूं कंटिन्यू, है ना? ठीक है, तो ये फिर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम चाहते हो कि मटर दस्ती करते हो हम लोग घूमे, 1 घंटा यहां लगा ली, 1 घंटा उस पे चले गए, 1 घंटा उस पे चले गए, उस पे चले गए, उसके बच्चों को यहां लिया यार, यहां का वो राम रही वहां कर दी, तू तो वहां गई रे, तू तो वहां गया, वहां चले। वो विद्यार्थी हमेशा भटकते रहेंगे, मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं आप लोगों को। और जो डेडिकेटेड होके एक प्लेटफॉर्म पे जमेगा, अपना एक ध्येय वाक्य रखेगा, अपने एक उद्देश्य रखेगा, वो सफल हो जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग, ये ध्यान रखना। तो मैं कभी भी आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, मैं उस बात को कभी प्रोत्साहित नहीं करूंगा। अब मेरा ये रवैया है, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को 100% को पसंद आए, लेकिन 99 को 100% आता है, ये मुझे गारंटी है। पढ़ने वालों को जरूर आएगा, नहीं पढ़ने वालों को 1% नहीं आएगा। अब वो जिनको नहीं आता है वो मेरे से छोड़ के चले जा सकते हैं, इससे बड़ा तो मैं क्या कहूंगा आप लोगों से। बस ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं आप लोग महालेखा परीक्षक। देखो ये इधर अटैक करेगा, निम्न में से कौन सा प्रावधान 1919 के एक्ट में नहीं किया गया? उत्तरदायी शासन की स्थापना, आप लोगों के प्रांतों में द्वैध शासन, बहुत सी चीज डाल देगा आप लोगों को, उसमें ध्यान रखना महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की। पहली बार कि राज्य का जो बजट है वो राज्य का बजट केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया, यह भी यहां से किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की जो स्थापना की गई, यह भी 1919 के अधिनियम में की गई। मैं दोबारा गिनाऊं आप लोगों को, चलिए। हाँ रहेगी बेटा क्लास, एक तो अपने राजस्थान जीके की रखेंगे अपन लोग, है ना, वो अपने एक राजस्थान जीके की रखेंगे, एक क्लास अपन लोग ये रखेंगे, चाहे 30-40 मिनट की रखें, लेकिन कंटिन्यूस क्लास को रखेंगे अपन लोग। तो वो राजस्थान जीके अपन 8:30 बजे के आसपास शुरू करेंगे, 8:30 से 9:30 तक, तो 1 घंटा चलेगी क्लास, और उसके बाद फिर अपन पॉलिटी पढ़ेंगे, एक आपको करंट अफेयर्स क्लास मिल जाएगी। ठीक है, एलडीसी वालों के लिए भी मैथ की क्लास जरूर लगा रहे हैं बहुत जल्दी, और एक फाउंडेशन बैच भी अपन लॉन्च वो कर रहे हैं, ताकि फाउंडेशन बैच में ये बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं और एक लेवल की तैयारी, वीडियो वगैरह पटवार वगैरह तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अब यहां पे आप लोगों के इधर देखेंगे तो 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल, यहां पे आप लोगों के द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना करती। अब यहां पे विद्यार्थी कंफ्यूज कहां होगा? देखो, एक हमारे पास प्रांत है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ये शब्द क्या लिखा है मैंने? प्रांत लिखा है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की जो बात की गई, कहा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की, इसका मतलब हमारे जो प्रांतों में जो विषय है वो प्रांतीय विषय, केंद्र नहीं प्रांतीय विषय, उन प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग हो गया हमारा आरक्षित विषय, जो गवर्नर के पास था, आरक्षित विषय, और हमारे पास एक हो गया स्थानांतरित विषय, जो गवर्नर है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाएगा, यही बात थी। और यहां पे कुल मिला के 51 विषय थे, उनको 2 भागों में बांट दिया। ये होता है हमारा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास ये है, क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 विषय हमारे पास हो गए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था इसे कहते हैं। चले अपन लोग आगे चले, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पे बात करते हैं हम लोग कि एक तरफ सदन, अब यहां पे जो केंद्रीय विधानमंडल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा ले इस बात को, नोट लगा ले एक बार, कि यहां पे नोट लगाएं आप लोग, 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में ये कहानी है, ये केंद्र में है, कंफ्यूज मत होना, और ये प्रांतों में है। 1935 के अधिनियम में जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए बेटा, 1935 के अधिनियम में जस्ट उल्टा कर दीजिए इसको, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम में इसमें एकदम उल्टा कर दीजिए। कैसे? देखिए, यहां हमारे पास क्या है? केंद्र, ये केंद्र हो गया, इधर क्या था? हमारे पास प्रांत था, यही था ना, उल्टा किया हमने। तो 1935 के अधिनियम में आप लोगों के यहां पे क्या था? जो प्रांतों में था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, 1935 के अधिनियम में प्रांतों से इसे समाप्त कर दिया गया, और कहां लागू कर दिया? केंद्र में, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को अपना लिया गया। और यहां पे क्या था? केंद्र में हमारे पास में द्विसदनात्मक विधानमंडल था, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल कर दिया, द्विसदनात्मक विधानमंडल, उल्टा हो गया एक तरीके से। यानी 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में थी, वो 1935 के अधिनियम में केंद्र में लागू हो गई, और 1919 के अधिनियम में द्विसदनात्मक विधानमंडल केंद्र में था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल कर दिया। इस बात को जरूर ध्यान रखिए आप लोग थोड़ा उल्टा, ठीक है।
अब यहां पे सदन का नाम देखो, यहां फंसाएगा वो कि यहां पे दो सदन, हमारा उच्च सदन हो गया, एक हमारा निम्न सदन हो गया। उच्च सदन का मतलब राज्यसभा हो गई और निम्न सदन का मतलब विधानसभा हो गया। अब यहां पे आप संसद मत समझ जाना, मैं 1919 के एक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पे कार्यकाल कितना था पूछ सकता है आप लोगों से। आप कहेंगे सर उस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का था। आपसे सदस्य पूछ सकता है, आपसे कहेगा सदस्य संख्या कितनी है, आप लोग कहेंगे सर 60 सदस्य है। यहां पे कितने थे, 145 थे। अब 60 को 2 भागों में बांट दीजिए, निर्वाचित कितने थे, 34 थे, मनोनीत कितने थे, 26 थे। यहां भी 2 भागों में बांट दीजिए, निर्वाचित 104 और मनोनीत 41। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्टली वो आपसे, ठीक है। यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा वो। अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, यहां आगे बात करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमें 1935 की और साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि देता है। यह एक प्रावधान किया गया था और वो प्रावधान क्या था कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग आएगा। 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या आएगा बेटा, एक वैधानिक आयोग आएगा। 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग आएगा और वो आयोग इसकी जांच करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा, जांच करने के लिए। कौन से एक्ट की, 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग आएगा बेटा। चले अपन लोग, तो यहां पे आप लोगों के 10 साल बाद वैधानिक आयोग, तो वैधानिक आयोग क्या करेगा, जांच करने आएगा। लेकिन ये आयोग समय से पहले गठित हुआ और उस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम साइमन था, तो इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। तो साइमन कमीशन का आप लोगों का गठन का जो प्रावधान किया वो 1919 के अधिनियम में, लेकिन समय से पहले गठित हुआ। अब यहां पे 5-7 फैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए और यहीं से मैं 1935 के अधिनियम की नींव रख रहा हूं बेटा, यहीं से 1935 के अधिनियम की नींव रख रहा हूं। जरा सुनिए आप लोग, साइमन कमीशन की बात करेंगे हम लोग। देखिए गठन की बात करेगा इससे, तो आप लोग कहेंगे सर गठन जो हुआ वो बिल्कुल नवंबर में हुआ, नवंबर 1927 में। आप कहेंगे सर हमने तो 28 सुना है, सब्र रखिए। नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ और उस समय इसमें एक ही भारतीय नहीं था, यानी इसमें कुल मिला के ये एक के अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इसे नाम दिया गया श्वेत आयोग कि ये तो अंग्रेजों का आयोग है, तो हमने इसका विरोध किया। आप में से कौन विद्यार्थी बताएगा कि साइमन कमीशन के गठन का कांग्रेस ने अपने कौन से अधिवेशन में विरोध किया? आप में से कौन बताएगा, बताइए। आप में से कौन बताएगा कि साइमन कमीशन के गठन का विरोध कांग्रेस ने अपने कौन से अधिवेशन में किया? जैसे लाहौर, बनारस, है ना, इलाहाबाद, इस तरीके से कौन से अधिवेशन में किया? आप में से कौन आंसर देगा? जिसके पास में किताब हो तो वो देख के बताना मुझे मेरी वाली। साइमन कमीशन के गठन का विरोध कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया? एक भाई को उत्तर लाहौर आ रहा है, 1929 लाहौर आ रहा है। क्या बात है, सीनू कह रही मद्रास वाला 1927, लेकिन नोट्स तो नहीं खोल रखे ना मेरे वाले, ब्रह्मास्त्र तो नहीं है ना आपके पास में, ईमानदार से बताना। लाहौर, सब दिनेश कुमार जी लाहौर में जा रहे हैं। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, मुझे आप बताइए। लाहौर अधिवेशन 1929 में होगा। अरे गठन का विरोध वहां जाके थोड़ी करेंगे 2 साल बाद में, कम से कम थोड़ा तो आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, ये गठन कब हो रहा है? 1927 में हो रहा है। अरे ये तो क्लियर है कि दिसंबर के महीने में होता है, दिसंबर के महीने में होता है, तो इसका मतलब दिसंबर 1927 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन है, उसमें किया है। 1929 आप देख के सोच के रहे हो, मुझे मालूम नहीं है क्या सोच के साथ दे रहे हो आप लोग। यहां पे दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ और मद्रास अधिवेशन में इसका विरोध किया। मैं बहुत डांटूंगा तुम लोगों को लाइन पे लाने के लिए। मद्रास अधिवेशन में विरोध किया किसने? कांग्रेस ने किया। भर्ती एजेंसियों पेपर बना रही है, वो पेपर बनाने का काम है, पढ़ने का तरीका हमारा सही नहीं है। लेकिन कह दे तो वही बात है बुरा। आजकल जो कह देगा वो बुरा, जो प्यार से बातें कर लेगा वो अच्छा है, अच्छा टीचर है, वो अच्छा टीचर है। वही तो कमी है। और मैं कहता रहता हूं, मैं कभी विश्वासघात नहीं करता।
तो दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ये यहां आया, आने के बाद ये आपके फरवरी 1928 भारत पहुंचा। फरवरी 1928 भारत पहुंचा तो साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक यानी वापिस जाओ के नारे लगे, और उसी संघर्ष में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। समझ गए? अब उसके बाद में ये साइमन कमीशन यहां से जाएगा विरोध के बावजूद, और ये ध्यान रखें आप लोग, जहां तक मुझे याद आ रहा है जून 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। अब ब्रिटिश सरकार को सौंप दी तो अब ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए नया कानून बनाना था। तो भारत के लिए नया कानून बनाना था तो उसके लिए भारतीयों से चर्चा करनी थी, क्योंकि इसमें तो एक ही भारतीय नहीं है। जब भारतीयों से चर्चा करनी थी तो उन्हें एक सम्मेलन बुलाना था, और वो सम्मेलन गोल मेज सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। दो फैक्ट क्लियर। साइमन कमीशन क्यों आया? तो साइमन कमीशन इसलिए आया 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए? आप लोग कहेंगे सर कि जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की उसमें भारतीयों के साथ चर्चा के लिए क्या मंगाया, ये ध्यान रखें आप लोग, गोलमेज सम्मेलन बुलाया। ठीक है, क्या बुलाया? गोलमेज सम्मेलन बुलाया। अब गोलमेज सम्मेलन बुलाया, और गोलमेज सम्मेलन यानी इस रिपोर्ट पे चर्चा के लिए क्या होंगे? 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। इस चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। इस चर्चा के लिए कितने सम्मेलन होंगे? 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। और 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा वो फाइनल आप लोगों के यहां पे एक रिपोर्ट बनेगी। क्या बनेगी? यहां पे एक रिपोर्ट तैयार होगी, यहां पे एक रिपोर्ट तैयार होगी, और वो रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? श्वेत पत्र कहा जाएगा। और वे श्वेत पत्र की जांच के लिए एक कमेटी गठन करेंगे, उसे लिन लिथगो कमेटी कहते हैं। श्वेत पत्र की जांच के लिए क्या कहते हैं? लिन लिथगो कमेटी कहते हैं। लिन लिथगो कमेटी कहते हैं। लिन लिथगो कमेटी कहते हैं। इससे क्या कराई? श्वेत पत्र की जांच करवाई, और फिर जांच के बाद में इसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया अगस्त 1935 में। किसे? साइमन रिपोर्ट को कहां रखा? गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन के बाद जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी, और फिर उसी ड्राफ्ट को कहां रखा? ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में क्या किया? पारित किया। क्या किया? पारित किया। और वो पारित किया वही कानून है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाता है। वही कानून क्या कहलाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाता है। वही कानून भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाता है। और भारतीय शासन 1935 कहलाता है। इसकी 2 बातें मुझे बहुत आप लोगों को प्रभावित करती है मेरे को। एक तो इसकी बहुत बेकार बात, और एक इसकी बहुत खूबसूरत बात। ये ध्यान रखें आप लोग, है ना? चलिए अपन लोग एक तो आप लोगों के यहां पे आप लोगों की एक तो बात करेंगे कि एक तो बहुत खूबसूरत बात कौन सी है, और एक इसकी सबसे बेकार बात कौन सी है। 1935। आप में से कोई विद्यार्थी के डाउट कि 1935 का अधिनियम कैसे बना? एकदम आपके सामने रखा है। फिर बता दूं आप लोगों को, 1919 का जो अधिनियम था, उस 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, जांच कमीशन। वो जांच कमीशन है वो समय से पहले आया, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग, है ना? क्लियर? ये ध्यान रखें आप लोग। वो क्या हुआ आप लोगों के? वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं सुधरेगा तुम्हारा ना, नहीं सुधरेंगे तुम लोग, कितना ही समझा लो आप लोग, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे ना, नहीं सुधरेंगे आप लोग, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। मतलब कितना कह लूं मैं, नहीं मानेंगे, और माँ बाप भी कह रहे होंगे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। ये जो चक्रव्यूह चल रहा है उस चक्रव्यूह को नहीं समझेंगे आप लोग। कितना कह लो, कितना ही डांट लो, और फिर कहेंगे गुरुजी हमें क्यों डांट दिया, है ना? चलिए बेटा कोई बात नहीं। तो आप लोगों के 1935 का अधिनियम, इसके आपके सर सबसे पहले तो बेकार बात बता दीजिए हम लोगों को, हमें बेकार बात बता दीजिए, इसकी सबसे बड़ी बेकार बात कौन सी है? सबसे इसकी बेकार बात है कि यह अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था। क्या था? प्रस्तावना रहित अधिनियम था, प्रस्तावना
रहित अधिनियम था, प्रस्तावना रहित अधिनियम था। आप बहुत अच्छी बातें बताएंगे, मैं बताऊं आपको, प्रस्तावना रहित अधिनियम, प्रस्तावना रहित अधिनियम था, प्रस्तावना रहित अधिनियम। ये तो इसकी सबसे बुरी बात थी। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा और आप कहेंगे सबसे अच्छी बात कौन सी है। सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात मुझे लगी इसमें, सबसे अच्छी बात अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, लेकिन सबसे अच्छी बात थी वो भारत का, ये ध्यान रखें आप लोग, एक एकीकरण करने का, यानी अखिल भारतीय एकीकरण करने का प्रयास किया, एकीकरण करने का प्रयास किया। अभी दोनों बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रयास किया। 1935 का अधिनियम बना, वो एक 1919 के अधिनियम से उसका जुड़ाव था, और 1919 का जो अधिनियम है वो 1919 के अधिनियम है। चलिए अपन लोग चलिए अपन लोग, कोई नहीं, इसको सितारा को ब्लॉक करते हैं, ये अपने नहीं, छोड़ो इसको, ये नहीं मानेंगे। ये नाम पता नहीं क्या है, भगवान पता नाम तो इनका क्या है, नहीं मानेंगे। चलिए, और किसी को भी जाना हो साथ में मुझे बता दीजिए, उनको भी कर देंगे, ठीक है ना। एक आधा कोई साथ में और बता देना। चले आगे बढ़ते बेटा, किसी और को हो ना कोई साथ साथ मुझे बता देना, उनको भेज देंगे। आगे चले अपन लोग। तो इसमें सबसे बड़ी बात फिर मैं रिपीट करूं कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, और उसके लिए कहा गया कि हम जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करेंगे, और वो कमीशन साइमन कमीशन आया। और वो जो साइमन कमीशन, और बता दे बेटा, जिसको जाना है ना एबीसीडी, आपको भी जाना, मुझे बता देना। आप मेरे को गाली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको भी जाना है साथ में तो मुझे बता देना है, निश्चित आप भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और एक नहीं, आपने कितनी आईडी बना रखी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो 1919 के जो अधिनियम है, उस अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया, और फिर साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो उन पर गोलमेज सम्मेलन हुआ, और गोलमेज सम्मेलन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस पर एक श्वेत पत्र बना, और फिर एक लिनलिथगो कमेटी का गठन हुआ। और वो जो लिनलिथगो कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगी, वो ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 से पारित किया गया, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किसी भी देश में बनाया गया सबसे बड़ा कानून था 1935 का अधिनियम। और ये सबसे बेकार बात थी कि इसमें प्रस्तावना रहित अधिनियम था। आप कहेंगे सर प्रस्तावना रहित अधिनियम, हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, प्रस्तावना रहित अधिनियम, क्योंकि 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना को यहां स्वीकार किया गया। इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा अधिनियम होने के बावजूद अपनी इसकी प्रस्तावना नहीं होना, इसकी सबसे बेकार बात है। और आप कहेंगे सर सबसे अच्छी बात, देखो हो सकता है आप लोगों की नॉलेज में नहीं हो, लेकिन यहां पे एक अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की। वो अखिल भारतीय संघ देशी रियासतों और प्रांतों से मिलकर बनना था, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देशी रियासतों ने उसका विरोध किया, और देशी रियासतों के विरोध होने के कारण वो अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया। ये 1935 के अधिनियम की सबसे खूबसूरत बात थी। बता दीजिए मुझे, अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को 1919 के अधिनियम की बातें रिपीट कर दूं, और 1935 का अधिनियम है वो उसकी यहां से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं आप लोगों को। 1 घंटा हो गया हम लोगों को, तब जाके समझ में आया है, लेकिन मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसके 1919 का अधिनियम समझ में नहीं आया होगा। 1919 का अधिनियम क्या क्या प्रावधान था वो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉन्टेगू यहां भारत सचिव था, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई। बिल्कुल संक्षिप्त लिख रहा हूं, जो पढ़ा रखा है उसी को मैं यहां संक्षिप्त रूप में आपके सामने लिख रहा हूं, फिर क्लास को खत्म की ओर ले जा रहे हैं अपन लोग। उत्तरदायी शासन की स्थापना, एग्जैक्ट आप लोग 9:30 बजे क्लास में आ जाए करें, क्योंकि 8:30 बजे के आसपास हम लोग 1 घंटा राजस्थान जी के पढ़ेंगे, उसके बाद फ्री पढ़ेंगे। तो आप लोग 9:30 बजे एग्जैक्ट क्लास में आ जाए। आप लोग 9:30 आ जाए, आप लोग 9:30 बजे के आसपास क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले आपका राजस्थान जी के होगा। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी
शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई। समझ गए आप लोग पॉइंट को, क्या था? ठीक है। दूसरा फिर मैंने आपको पढ़ाया प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, प्रांतों में कौन सी बेटा? प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, लेकिन केंद्र में द्विसदनात्मक आप लोगों के विधान मंडल। समझ गए? कहां पे? केंद्र में, केंद्र में, केंद्र में, केंद्र में द्विसदनात्मक, 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 सदनात्मक विधानमंडल। प्रांत नहीं लिखा है मैंने, 1935 के अधिनियम में उल्टा हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्विवेद शासन व्यवस्था जाएगी और प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल आएगा। ठीक है, आप भी बोलते रहिए, मैंने एक एक चीज समझाई आप लोगों को। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बात करेंगे सर हम लोग यहां पे, अगला पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहां पे कि हम लोग कहेंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कौन? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो कि 1926 में अस्तित्व में आएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो कि 1926 में आएगा। यहां पे बेटा संघीय लोक सेवा आयोग नहीं लिखना है, यहां पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग लिखना है, ये ध्यान रखना। संघीय लोक सेवा आयोग नहीं आएगा, यहां पे आएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इस बात ध्यान रखें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। आगे बात करें नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान, नरेंद्र मंडल की स्थापना, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई और वो हुई कब? 1921 में, राइट? ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर? हम लोग कहेंगे अगला पॉइंट, बहुत ये खतरनाक पॉइंट है, महालेखा परीक्षक का पद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, सही कह रहे हो बेटा सीनू कि आप लोग महालेखा निरीक्षक का पद, महालेखा निरीक्षक का पद, महालेखा निरीक्षक का पद, महालेखा निरीक्षक का पद, है ना। 7 नंबर पॉइंट है हमारे पास में कि यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, लेकिन किसके आधार पर? कर और संपत्ति के आधार पर, यह ध्यान रखें आप लोग, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, यह ध्यान रखें आप लोग, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कि, लेकिन किसके आधार पर? ध्यान रखें आप, कर और संपत्ति के आधार पर, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है जो 1909 के एक्ट में केवल मुसलमानों पर थी, वो सिख और ईसाइयों पर भी लागू कर दी गई। तो आप लोग कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार। और अंतिम पॉइंट है कि एक यहां पे आप लोगों का एक जांच आयोग आएगा, और वो जांच आयोग कौन सा था? एक वैधानिक आयोग आने का प्रावधान, वैधानिक आयोग आने का प्रावधान, वैधानिक आयोग आने का प्रावधान। ये था 1919 का एक्ट। कल आप लोगों को शुरुआत में पढ़ा जाएगा संविधान का ब्लू प्रिंट क्या होता है। ये टेली आप ज्वाइन करें, ऊपर मैंने आप लोगों को पिन कर रखा है, वहां आपके पीडीएफ जाएगी। और कल आप लोगों से जो बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको संविधान का ब्लू प्रिंट यानी नेहरू रिपोर्ट आप लोगों को समझाई जाएगी। नेहरू रिपोर्ट के साथ आप लोगों को कल शुरुआत होगी। फिर हल्की से हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। फिर आपको यह बताया जाएंगे किस तरीके से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, पहला लाहौर अधिवेशन क्या था। फिर आप लोग गोलमेज सम्मेलन पढ़ाते हुए फिर हम 1935 के अधिनियम में जाएंगे। फिर आपसे कल बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता क्या है, उसकी बात करेंगे आप लोगों से। प्रांतीय स्वायत्तता के साथ साथ आप लोगों से बात की जाएगी अखिल भारतीय संघ पे बात की जाएगी। और कल आपको यहां तक समझाया जाएगा कि जो आज हमारे पास सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, वो तीनों के तीनों सूचियां कल हमारे बीच में अस्तित्व में आएंगी। कल आप लोग 1937 के प्रांतीय चुनाव पढ़ाए जाएंगे। आपको यहां तक बताया जाएगा कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो पीला बक्सा था। 6 प्रांतों में उन्होंने स्वतंत्र रूप से सरकार बनाएगी। 2 प्रांत है, 2 प्रांतों में वो ध्यान रखें आप लोग, वो मिली जुली सरकार बनाएगी। मैं मुंबई, मैं मद्रास, मैं बिहार, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा कल अगस्त प्रस्ताव क्या था, ये भी बिल्कुल आप लोग उस बात करेंगे। कल आपको जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग भी पढ़ाया जाएगा। आप बने रहे, आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों की 2 क्लासें रखूंगा, एक राजस्थान सामान्य ज्ञान वाली और एक आप लोगों की इंडिया पॉलिटी। इंडिया पॉलिटी मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अपने आप को बेहतर पाएंगे। जो विद्यार्थी जाना चाहता है आराम से आप लोगों को इनका आप लोग वे देखिए, आपको 25 से 30% भाग मैंने आपको डाल रखा है। आप लिंक पे जाइए और उसके बाद आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की ये 4 भारत वाले, ये 4 राजस्थान वाले सबसे बड़े हथियार है।
पूरा अनुभव के आधार पर अभी भी आप लोगों के, आप देख लेवल 1 में राजस्थान भटक रहा था और लेवल 1 में मैंने 90% स्कोर दिया है। मैंने टेलीग्राम पे एकदम पीडीएफ डाली है, आप देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ आइए, बेहतर तरीके से आइए, अच्छा अपन करेंगे। आपको पढ़ना है तो अपना सिद्धांत बदलना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा, जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पे चलने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेस होंगे। क्योंकि भर्ती एजेंसी का कोई मालूम नहीं वो किस प्रकार का पेपर पूछ दे और किस प्रकार का सवाल डाल दे। ये सब तय करेगा कि हमें ज्ञान कितना है, और वो ज्ञान एक बेहतर अनुभव के साथ जाएंगे तभी आप प्राप्त करेंगे। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।